नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है कि हम एक कम्प्लीटली फ्री बैच कॉमर्स के लिए नेट जेआरएफ के लिए रन कर रहे हैं। उसके बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। हम यूनिट 1 में बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस वाला यूनिट कवर कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें हम लोगों ने अभी एफडीआई पॉलिसी तक कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं एफपीआई और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। जो लोग नए हैं चैनल पे उनको बता दिया जाए, दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए ये कम्प्लीटली फ्री बैच रन कर रहा है द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, जिसका नाम है संभव बैच। तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। करना है कुछ नहीं, केवल चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है जिसे आप ज़रूरी समझें तो पढ़ सकते हैं। आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं एफडीआई के बारे में। अगर जिसने नहीं देखा है वो पिछली वीडियोज़ में जा करके देख सकता है। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी ताकि आप ईजिली इसको ब्राउज़ कर सके, इजीली देख सके। तो आप जिस भी लेक्चर पे ज्वाइन कर रहे हैं जाइए, पिछले पुराने लेक्चर सारे देख लीजिए, तब आपको समझने में बेहतरीन तरीके से मज़ा आएगा। आइए बात करते हैं एफपीआई की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में हमने समझा था कि एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10% से ज़्यादा होता है और हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं किसी कंट्री में। अगर आपने एफडीआई वाली वीडियो नहीं देखी तो डायरेक्टली इस वीडियो पे मत आइए, पहले जा करके वो वीडियो प्लेलिस्ट से देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की है। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं। अगर एफपीआई की बात करें तो एफपीआई में इन्वेस्टमेंट कितना होगा? लेस देन 10% होगा। कितना होगा? लेस देन 10% होगा एफपीआई का इन्वेस्टमेंट। मतलब ये इन्वेस्टमेंट कैसा हुआ? क्या ये इन्वेस्टमेंट किसी असेट में है? क्या ये इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में, किसी इंडस्ट्री में, किसी प्लांट में है? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटीज़ में और फाइनेंशियल असेट्स में। असेट्स तो हैं पर फाइनेंशियल असेट्स का मतलब होता है आपके शेयर, बॉन्ड्स, ये सब फाइनेंशियल असेट्स होते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट किस में होगा? फाइनेंशियल असेट्स में। रादर देन हम किसी कंट्री में डायरेक्टली जाकर के इन्वेस्ट करें, हमने क्या किया, वहाँ की किसी कंपनी है, मान लीजिए अमेरिका का कोई इंडिविजुअल है या वहाँ की कोई कंपनी है यूएसए की, रादर देन वो यहाँ आके पूरा प्लांट बनाए, पूरी मेहनत करे, उससे अच्छा उसने क्या किया, उसने 5% शेयर ले लिए रिलायंस इंडस्ट्री के। रिलायंस इंडस्ट्री के 5% शेयर ले लिए। अब क्योंकि ये 10% से कम है तो ये किस में आएगा? एफपीआई में। और एफपीआई में हम कुछ प्लांट, मशीनरी, लेबर, ये सब नहीं बनाते। हम लोग क्या लेते हैं? सिक्योरिटीज़ और फाइनेंशियल असेट्स, मतलब शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री में इन्होंने 5% असेट ले लिया, 5% शेयर होल्डिंग ले ली। इसे कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्यों? देखिए, जब आप भी शेयर मार्केट के थ्रू, अगर आप एनएससी बीएससी की वेब एक्सचेंज पे जाए और ऐप्स के थ्रू या मीडिएटर्स के थ्रू अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तब होता है जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके यहाँ इन्वेस्ट करे, या आप किसी बाहर के, अगर आप इंडियन हैं और इंडिया में ही इन्वेस्ट करें तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो केवल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ। मतलब आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडियन हैं और आप यूएसए, यूके, बाहर किसी कंट्री में कर रहे हैं, या बाहर की कोई जापान, रशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऐसी कोई कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, वहाँ का कोई आदमी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तब वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। इससे फ़ायदा क्या होता है? तो दिस अलाउज इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई भी हो सकता है। अब वॉरेन बफेट किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे तो एक तो वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, दूसरा वो अपनी कंपनी के नाम से कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी अलाउड है पीआई और इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी अलाउ है टू इन्वेस्ट पैसिवली इन फॉरेन मार्केट्स विदाउट एक्वायरिंग डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं एक्वायर किया, केवल कुछ राइट एक्वायर किया। अब आप कहेंगे किसमें सर तो फिर लॉस है? जैसे एफडीआई में तो हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे थे तो सब कुछ हमारा था, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे थे तो सब कुछ हमारा था। लेकिन एफपीआई में तो हमारा डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मैनेजमेंट वगैरह सब कंपनी का है, हमारा तो केवल फाइनेंशियल एसेट लिया हमने, तो ये तो लॉस है। देखिए, इसको लॉस की तरह नहीं देखा जाता, उसके पीछे कारण है। जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, आपके पास कंट्रोल भी ज़्यादा होते हैं। पर जब ये सारे फैक्टर्स होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ इतना ही नहीं होता है। जब कोई भी चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एक और चीज़ ज़्यादा होती है, क्या? रिस्क। उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आपके लॉसेस के चांसेस बहुत बिगड़ जाते हैं। कोई भी, अभी जैसे हमारी किसी ने आज बांग्लादेश में, देखिए क्या हाल हुआ, अगर किसी ने आज के टाइम में बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रखा है डायरेक्टली जा करके, तो उनके लिए क्या होगा? बहुत लॉस का सिनेरियो होगा, फैक्ट्री वगैरह सब कुछ बर्बाद हो जाएंगी, बहुत कुछ लॉस का सिनेरियो होगा। वहीं अगर आप बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो आपने किसी प्राइस पे शेयर लिया है, अगर मार्केट गिरती भी है, कुछ आपको अनसर्टेनिटी दिखती भी है, तो आप कम रेट पे उसको बेच करके निकल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो रिस्क है वो कम है। किससे कम है? कंपेयर टू एफडीआई। एफडीआई के मुकाबले रिस्क कम है, प्रॉफिट तो कम है, मार्जिन तो कम है, पर रिस्क भी कम है। तो हमें कंट्रोल ना भी मिले तो कम से कम हम रिस्क से बच रहे हैं। ठीक है, एफपीआई के एडवांटेजेस क्या हैं? एफपीआई के एडवांटेजेस क्या हैं इसके बारे में बात करें तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये हेल्प करता है कंपनीज को क्या? कैपिटल रेज करने में विदाउट इनकरिंग मैसिव एक्सपेंसेस। हम बहुत सारे एक्सपेंसेस करें और लोगों से फंड रेजिंग करें, उससे अच्छा है कि हमने अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया
और बाहर से आसानी से पैसा आ जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का क्या है, पैसा कलेक्ट करने का क्या, किसी भी कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो डायरेक्टली इन्वेस्टर से जा जाके मीटिंग करो। उससे अच्छा आपने अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बढ़िया बनाई, पोर्टफोलियो बढ़िया बनाया, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए, आपने इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया और आपको डायरेक्टली फंडिंग मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। तो ये आसान तरीका है किसका, सिग्निफिकेंट कैपिटल को रेज करने का। तरीके और भी हैं, इन्वेस्टर्स के थ्रू जाना, वेंचर कैपिटल्स के थ्रू जाना, पर वो एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, पहली बात। और दूसरी बात, वो तरीके थोड़े से मुश्किल है, जहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये ईजी है कंपेरेटिवली, क्योंकि पब्लिक ट्रेड करती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके शेयर कब खरीदे जा रहे हैं, कब बेचे जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स कैन गेन सब्सटेंशियली फ्रॉम एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस। देखिए, ये समझिए, एक तो प्रॉफिट होता है कि मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी एज एन इन्वेस्टर और मैं इसको 20 रुपये में बेच रहा हूँ, तो ये तो प्रॉफिट है ही है, ये तो प्रॉफिट है ही है। ये तो चाहे कोई इंडियन हो चाहे कोई बाहरी हो, उसको ये प्रॉफिट होगा ही होगा। दूसरा प्रॉफिट जो होता है बाहर वालों को, ये होता है कि जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए तो $1 उस समय 80 रुपीज़ के बराबर था, मतलब $1 में आपको 80 रुपये का सामान मिल जाता है इंडिया में। अब क्या हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, आज के टाइम पे $1, अभी ऐसा है नहीं, अभी आज के टाइम पे 80 है, मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए $1 100 रुपये के बराबर हो गया, तो अब आपको इंडिया में $1 के बदले 100 रुपये का सामान मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आप 20 रुपये के फ़ायदे में हो, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ भी ना बढ़े तो। $1 to $1 ही है, लेकिन क्योंकि दूसरी कंट्री का रेट ही डिप्रीट हो गया, करेंसी बेकार हो गई, तो आपके अमाउंट की वैल्यू बढ़ गई। अब आप उसके बदले में 100 रुपये का सामान ले सकते हो, जहाँ पे 80 का ही ले पाते। समझ में आया? तो ये फ़ायदा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस का। आप किसी कंट्री में बैठे हो जहाँ की करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग है, आपने किसी कंट्री में दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया, वहाँ की करेंसी की वैल्यू मीन टाइम में थोड़ी बढ़ गई या घट गई। अगर घट गई तो आपको मेजर प्रॉफिट तो केवल करेंसी के डिफरेंस से हो जाएगा। डॉलर्स और रुपीज़ के बीच में जो 80 रुपये का डिफरेंस, आधा तो प्रॉफिट आप वहीं से कमा लेंगे। FPIs हेल्प इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियोज विच इन टर्न बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। देखिए, अब आप USA के इन्वेस्टर हैं और आपने सारा पैसा USA में लगा रखा है। दिस इज़ अ सिंगल तरीका कि जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं, पर रिस्क है। अगर USA में मान लीजिए रिसेशन आता है, जैसे भी बात चल रही है कि अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, तो आपका पैसा डूबने का रिस्क है। वही इनकेस आपका कुछ पैसा USA में लगा है, आपने कुछ पैसा इंडिया में लगाया है, कुछ पैसा आप रशिया में लगा रहे हैं थ्रू FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करके आप जगह जगह लगा रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, डाइवर्सिफाई हो गई। मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उसको डाइवर्सिफाई कर देना। आपने कुछ पैसा USA में लगा रखा है होम कंट्री में, कुछ इंडिया में, और कुछ लगा रखा है रशिया में। अभी रशिया में वॉर चल रही है, बेकार हो गया, रिसेशन में गया, मान लीजिए अमेरिका का बेकार हो गया, कम से कम यहाँ तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना। और अगर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, सपोज करिए आपकी सारी इन्वेस्टमेंट केवल USA में हो या केवल रशिया में हो, तो आप पूरी तरह से किस में चले जाएंगे, आप पूरी तरह से लॉस में चले जाएंगे, पूरी तरह से लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट एक बार में ही डूब जाएगी। फोर्थ पॉइंट है, FPIs inevitably move towards a large markets with lower competition. This combination is rather attractive to any investors. और फायदा क्या होता है FPI में, आपके पास पैसा ज़्यादा है, लेकिन आप ऐसी मार्केट में जा रहे हो जहाँ मार्केट तो बहुत बड़ी है, पर क्योंकि वहाँ के लोगों के पास तो उतना पैसा है नहीं। अगर कोई आप इंडिया वाले मान लीजिए आप जा करके किसी छोटे देश में इन्वेस्ट करते हैं, नेपाल में, भूटान में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ मार्केट तो बड़ी है, लेकिन क्या वहाँ उतना पैसा है लोगों के पास? तो द आंसर इज़ नो। तो कम से कम आप कम कंपटीशन में बड़ी मार्केट में एंटर करते हो। यही सेम सिनेरियो होता है USA वालों के साथ, यूरोप वालों के साथ, जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया इज़ बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, लेकिन वहाँ के हिसाब से लोगों के पास यहाँ तो पैसा है नहीं, तो उनके पास यहाँ पे कंपटीशन कम है और वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर ले जाते हैं। अब हम बात करेंगे FPI के डिसएडवांटेजेस पे कि क्या कमियां हैं। तो देखिए, सबसे पहली डिसएडवांटेजेस होती है इकोनॉमिक टर्मोइल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट बाय FPI रूट। मतलब आपने किसी देश में FPI के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया, आप वहाँ चले गए, इन केस वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब गवर्नमेंट ऊपर नीचे हो जाती है, जो गवर्नमेंट अभी है वो चली जाती है, वहाँ पे कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होती, जैसा इस समय अफगानिस्तान या बांग्लादेश का हाल है, ऐसा कुछ हो जाता है। या इकोनॉमी में कोई दिक्कत आ जाती है, उनकी इकोनॉमी एक रिसेशन में जाने लगती है, या कोई ऐसी पॉलिसी बन जाती है जिससे लोग इन्वेस्टमेंट से हटाने लगते हैं, तो आपके लिए क्या लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। तो एक ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि मार्केट्स इन एनी कंट्री आर इनहेरिटेडली वॉलेटाइल। देखिए, मार्केट का मतलब होता है कि वॉलेटाइल होना। वॉलेटाइल होना मतलब कि जो चीज़ कंफर्म ना हो कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मतलब जहाँ पे रिस्क रहे। तो मार्केट का मतलब ही वॉलेटाइल होता है जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो। और अगर आप दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो और ज़्यादा वॉलेटाइल होगा आपके लिए, क्योंकि आपको वहाँ की लोकल नेचर नहीं पता। प्लस जनरली FPI क्या होता है, फ्लूइड नेचर का होता है, लेकिन फिर भी हो सकता है लॉसेस पाइल अप हो जाए। मैं समझाता हूँ। एक आदमी FDI नहीं कर रहा है, उसके बदले क्या कर रहा है, FPI कर रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है? क्योंकि FDI से इन्वेस्टमेंट निकालना मुश्किल है। अगर एक बार आपने कहीं प्लांट बना दिया 10,000 करोड़ लगा करके, तो अब वो प्लांट बेच करके वहाँ से निकल पाओ, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा लॉस के चांसेस हैं। इसीलिए आदमी FPI के थ्रू जा रहा है कि हमने 10 करोड़ 100 करोड़ लगा दिया
100 करोड़ लगा दिया थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट। अब इसके थ्रू क्या कि हमारे पास खतरा कम है, जब हम चाहेंगे तो बेच के निकल जाएंगे। पर एक समस्या है, वो समस्या क्या है, एफपीआई की में भी समस्या ये आती है कि हो सकता है लॉसेस पाइल अप हो जाएं आपके। क्यों? क्योंकि जब आपने ध्यान, आप एफपीआई ने आपने तो किया हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आप इसको रेगुलरली वॉच करके ज़रूरत पड़ने पे टाइम टू टाइम सेल नहीं करते, मान लीजिए एक ऐसे रेट पे चला गया जहाँ कोई बायर ही नहीं है इसका, तब आपका पूरा इन्वेस्टमेंट फंस जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ फंसा रह जाएगा। अगर आप इसको सही टाइम पर निकाल ले गए, जब तक बायर्स थे तब तो ठीक है, मान लीजिए एकदम से डिप आने लगा किसी कंपनी में, अब कोई बायर नहीं है, तो आप फंस जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ फंस जाएगा। तीसरा है इमर्जिंग मार्केट्स विच आर बेनिफिशियरीज ऑफ मोस्ट एफपीआई ट्रेडिशनली सफर्स फ्रॉम लो रिटेल पार्टिसिपेंट। मैं आप समझाता हूँ ये भी आपको। देखिए एफपीआई मतलब कोई भी बाहर देश में इन्वेस्ट करेगा, तो अगर आपको आज के डेट में इन्वेस्ट करना हो तो आप क्या डेवलप्ड कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे या डेवलपिंग कंट्री में? बहुत से आप लोगों को लग सकता है कि डेवलप्ड कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर वो गलत है। ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस डेवलपिंग कंट्री में है। यूएसए का मार्केट इतना बढ़ा हुआ है, वहाँ से और कितना बढ़ जाएगा। पर वही अगर आप इंडिया की बात करें जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो इसके पास ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो कंट्री कैसी है? डेवलपिंग है, अभी डेवलप कर रही है। डेवलपिंग होने का मतलब है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकलता है कि वहाँ के जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर मतलब लोकल लोग जो शेयर्स खरीदते हैं, वो कम होंगे। जैसे इंडिया में भी केवल 2 से 3% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब लोकल रिटेलर्स कम होते हैं तो उसमें समस्या ये होती है कि जब आप निकलना चाहेंगे तो हो सकता है आपको कोई बायर मिले ही ना। अगर लोकल बायर्स हैं तो आप निकलना भी चाहें तो ईजिली रिटेलर्स आपका शेयर खरीद लेंगे और आप वहाँ से निकल ले जाएंगे। पर अगर वहाँ कोई रिटेलर है ही नहीं, लोकल बायर्स है ही नहीं, तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो कम रेट पर खरीदेंगे नहीं, गिरते हुए शेयर्स खरीदेंगे नहीं। और रही बात रिटेलर्स की, तो वो आपको वहाँ मिलेंगे नहीं, तो आप अपना शेयर करोगे क्या, किसको बेचोगे? तो अल्टीमेटली आप लॉस में जाओगे। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एफपीआई का। एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंसेस क्या हैं? वैसे तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एफडीआई में हम क्या करते हैं? टेंजिबल बिजनेस बनाते हैं, डायरेक्ट बिजनेस बनाते हैं, और एफडीआई, जबकि एफपीआई में ऐसा नहीं है। एफपीआई में हम क्या करते हैं? डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसफर ऑफ आईपी, टेक्नोलॉजी और नो हाउ, ऐसा हम कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, केवल फाइनेंशियल एसेट खरीद रहे हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तब हमको अपना प्रोडक्शन का तरीका, हम लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस से पढ़ा था ना, मोड्स ऑफ एंट्री, तब वो सब चीज़ें हमको ट्रांसफर करनी पड़ती। पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम केवल पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। इट हैज़ बीन नोटेड दैट एफडीआई कंप्राइजेज सिग्निफिकेंटली लार्जर सम्स एंड एनी टाइप्स ऑफ, जाहिर सी बात है एफडीआई में जो आप पैसा लगाएंगे वो हमेशा ज़्यादा लगाएंगे। कहीं फाइनेंशियल असेट्स खरीदना और कहीं जाकर के लैंड खरीदना, बिजनेस सेटअप करना, जाहिर सी बात है कि जहाँ आप लैंड खरीदोगे, बिजनेस खरीदोगे, वहाँ खर्चा ज़्यादा लगेगा। Lastly, FDI are usually the domain of major players in the industry, venture capitalist ecosystem and investment branches of globally recognized financial institutions. Most FPI examples include smaller players. FDI मैंने बताया ना कि अगर आपको मान लीजिए इंडिया में प्लांट लगाना है तो आपको 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, तो जनरली कोई बहुत बड़ा इंडिविजुअल कर सकता है या ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन ऐसा काम कर सकते हैं। वहीं FPI अगर आप 10 करोड़ भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, 1 करोड़ 10 लाख भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो FPI रूट के थ्रू कर सकते हो। तो ये जनरली स्मॉल प्लेयर्स होते हैं, छोटे प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे, जो लाख 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थोड़े बहुत अमाउंट का। एफडीआई में हमेशा बहुत बड़े, जैसे एप्पल जैसी कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा मोटर्स, एप्पल, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहती है तब एफडीआई रूट का इस्तेमाल करती हैं। तो एफडीआई में हमेशा प्लेयर्स बड़े होंगे और एफपीआई में प्लेयर्स स्मॉल होंगे। अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th-12th में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पर नेट के हिसाब से टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, वो सब पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं है क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहला ध्यान रखना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? दैट समराइजेज ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको इतना कहानी समझने की जरूरत नहीं, आप ऐसे समझिए कि आप इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया में कितने लोग हैं? 140 करोड़ इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है। अब ये 140 करोड़ टोटल जो इंडियंस हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हो या इंडिया के बाहर रहते हो, यूएसए में भी रहते हो पर सिटीजन अगर इंडिया के हैं, ये पूरी दुनिया से क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कितना सामान पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं और कितना सामान पूरी दुनिया से इम्पोर्ट करते हैं। मतलब जो 200 कंट्रीज बची, हम इंडियंस कितना सामान दुनिया भर से इम्पोर्ट करते हैं और बदले में कितना सामान दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द करंट अकाउंट विच ट्रैक्स द कंट्रीज नेट इनकम। ये सब आपको नहीं समझना, आपको बस ये समझना कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक साल में, लगभग एक साल में हम कितना सामान इंपोर्ट करते हैं और कितना सामान एक्सपोर्ट करते हैं, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब मान लीजिए इंडिया है और चाइना है, तो आपको समझना क्या है कि अगर इंडिया जो है वो चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करता है और चाइना को एक्सपोर्ट कम करता है, तब हम क्या कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके फेवर में है? चाइना के फेवर में है।
और अगर इंडिया इंपोर्ट कम करता हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता हो, तब क्या कहेंगे कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके फेवर में है, इंडिया के फेवर में। मतलब जो भी कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करती होगी इंपोर्ट के मुकाबले, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके फेवर में माना जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके फेवर में माना जाएगा, जिसका एक्सपोर्ट जो है वो उसके इंपोर्ट से ज़्यादा होगा, उसके फेवर में बैलेंस ऑफ पेमेंट माना जाएगा। अब फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब एक्सपोर्ट आपका इंपोर्ट से ज़्यादा है, और अनफेवरेबल का मतलब इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। जैसे चाइना के केस की बात करें तो चाइना के साथ हम कैसे रहते हैं, चाइना के साथ हम डेफिसिट में रहते हैं, चाइना के साथ हम घाटे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना हमारे पास से सामान मंगाता कम है और हमारे यहाँ सामान एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं चाइना से, और हम चाइना में सामान एक्सपोर्ट कम करते हैं। वही यूएसए की बात करें तो हम यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं पर वहाँ से इंपोर्ट कम करते हैं, तो यूएसए के साथ हम फायदे में रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल होता है, एक करंट होता है, अभी आगे समझेंगे। पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कुछ समझ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, आगे इसको आप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट समझिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने कहा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉपर स्टेटमेंट जिसमें सारी समरी है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, तो ये क्या करता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद अदर कंट्रीज ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर, जो मैंने बताया। इट इंक्लूड्स बोथ विजिबल एंड नॉन विजिबल ट्रांजैक्शन। विजिबल और नॉन विजिबल का मतलब क्या, मतलब ये कि गुड्स और सर्विसेज दोनों के ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, कैपिटल अकाउंट हो, या कई बार केवल मनी का ट्रांसफर हो, तब भी वो रिकॉर्ड होता है। तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग में आपने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा ना, वैसे ही जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। कैसे? हम ऐसे यूज़ करते हैं कि जितना भी रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड है उसको हम क्रेडिट कहते हैं, बाहर से जो हमारे पास रिसिप्ट्स आते हैं उसको हम क्रेडिट कहते हैं, और अगर हम बाहर को कुछ पेमेंट करते हैं, बाहर कुछ पैसा भेजते हैं इंपोर्ट के बदले जो पेमेंट करते हैं, उसको हम डेबिट अकाउंट में लिखते हैं। तो अल्टीमेटली ये दोनों अपने आप को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। बाहर से हमारे पास पैसा आया, हमने उसको क्रेडिट लिखा, हमने पैसा बाहर भेजा दूसरे देशों में उनके इंपोर्ट के बदले, उनके एक्सपोर्ट के बदले, मतलब हमारे इंपोर्ट के बदले, तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और क्या फीचर इसका, तो एक फीचर बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये है कि इसके दो मेन अकाउंट्स हैं। कौन कौन से, एक करंट अकाउंट है और एक कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट है। ये भी हम आगे समझेंगे डिटेल में। करंट अकाउंट क्या करता है, ट्रेड इन गुड्स और सर्विसेज और इनकम और करंट ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड करता है। वहीं कैपिटल अकाउंट की बात करें तो केवल फाइनेंशियल अकाउंट रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट फ्लोज, चेंजेस इन फॉरेन एसेट्स, लायबिलिटीज, इसकी बात करता है। अभी नहीं समझ में आया टेंशन मत लीजिए, आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसमें हम रियल ट्रांजैक्शन की बात करते ही हैं। अगर कोई एसेट सेल किया है, कोई लाइबिलिटी बढ़ाई घटाई, उसकी तो बात करते करते, खास में अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी करते हैं ना, कि कोई फाइनेंशियल एसेट बेचा खरीदा है, तो उसकी बात भी करते हैं। ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपको याद रखना है। अब आइए इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट लुक्स इनटू एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हमें याद रखना कि हर ट्रांजैक्शन अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, गुड्स और सर्विसेज दोनों के, गुड्स और सर्विसेज दोनों के, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। It aids in the government's analysis of export growth potential of a certain industry and the development of policies to encourage the growth। इसमें क्या होता है, हम गवर्नमेंट अगर ये सोच रही है कि किसी सेक्टर में एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए या उस सेक्टर में कितना एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, तो उसको डेवलप करने और उसको अचीव करने में ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है, क्योंकि आपको डेटा मिल जाता है कि इस सेगमेंट में इस बार इतना एक्सपोर्ट हुआ है, तब आप उसको बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द गवर्नमेंट विथ अ वाइड रेंजिंग व्यू पॉइंट ऑन वेरियस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लेवाइज। Then, in order to be self-sufficient, the government implements policies to raise and lower taxes in order to discourage imports and promote exports respectively। अभी समझिए कैसे। अगर आपको लगता है कि आपको किसी जगह पे सेल्फ सफिशिएंट होना है, गवर्नमेंट को लगता है कि हमको मान लीजिए डिफेंस के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट होना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका डेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट से उसका डेटा उठाएंगे कि हम कहाँ से कितना सामान मंगाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उसमें क्या करेंगे, हम उस पर इंटरेस्ट रेट, उस पर टैक्सेस, उस पर ड्यूटीज़ बढ़ा देंगे। ड्यूटीज़ बढ़ाने की वजह से फ़ायदा क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट है वो डिस्करेज होगा। वो लोग यहाँ पे महंगा सामान होगा तो यहाँ पे लोग खरीदेंगे नहीं, तो उनका इंपोर्ट डिस्करेज होगा और हम धीरे धीरे अपने यहाँ प्रोडक्शन करके फिर उसको बेच सकते हैं, ठीक है। इन द इवेंट दैट इकोनॉमी नीड सपोर्ट फॉर इम्पोर्ट मोड, द गवर्नमेंट विल मेक प्रिपरेशन इन अकॉर्डेंस विद द BOP, रीडायरेक्ट कैश फ्लोज एंड टेक्नोलॉजी द इकोनॉमी। अगर हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कुल मिला के आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट को ये स्टेटमेंट हेल्प करता है आगे का कोई भी डिसीजन मेकिंग में। अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा आता है कि जिसमें आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, ये ट्रिक है, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है जहाँ आपको लिख रहा है कि गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग कर रही है फॉर फ्यूचर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो और उसमें अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो आंसर में होगा, वो हेल्प करता है। ऑल्सो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो इंडिकेट्स द गवर्नमेंट टू डिटेक्ट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। और इकोनॉमी कैसी चल रही है, हमारी इकोनॉमी फेवरेबल चल रही है कि खराब चल रही है, दुनिया के मुकाबले हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ये सारा डेटा देखने में कौन मदद करता है, सारा डेटा देखने में बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा मदद करता है।
अब ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें 2 अकाउंट हैं और दोनों ही अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या करता है, कैपिटल से लगता है कैपिटल की बात करता होगा, लेकिन नहीं है, कैपिटल एसेट्स की बात करता है। समझिए, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। कैसे एसेट्स, जो फाइनेंशियल एसेट्स नहीं, मतलब शेयर बॉन्ड डिबेंचर की बात नहीं हो रही। तब कैसे एसेट्स की बात हो रही है, सच एज रियल एस्टेट, जैसे जमीन है। मान लीजिए आप ए इंडिविजुअल हैं, आप यूएसए में रहते थे, यूएसए में आपके पास प्रॉपर्टी थी, 10 एकर्स ऑफ लैंड था यूएसए में। अब आप किसी कारण से इंडिया आ गए या कहीं भी चले गए, अब आप वो 10 एकर्स ऑफ लैंड बेच करके पैसा चाहते हैं। तो जब आपने वो 10 एकर्स ऑफ लैंड बेचा, अपना जो आपका लैंड यूएसए में, आप इंडिया में रह रहे हैं, आपका लैंड यूएसए में था, आपने वो 10 एकर्स ऑफ लैंड बेचा, अपनी बिल्डिंग बेची, अपना अपार्टमेंट बेचा, अपना हाउस बेचा, और उसके बदले में जो पैसा आपको मिला, तो वो पैसा कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो कैपिटल अकाउंट पे रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही कोई यूएसए का आदमी जिसने इंडिया में कोई एसेट ले रखी है, इंडिया में उसके पास कोई ज़मीन है, फैक्ट्री है, कोई बिल्डिंग है, कोई अपार्टमेंट है, कोई हाउस है, उसने वो बेचा और पैसा यूएसए में मंगाया, तो भी वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कैपिटल अकाउंट में क्या केवल इंडिविजुअल की रिकॉर्डिंग होती है, तो नहीं, इसमें प्राइवेट कैपिटल भी रिकॉर्ड होता है। अगर बैंकिंग कैपिटल है, मतलब बैंक्स वगैरह ऐसा कुछ करें तब भी, और ऑफिशियल कैपिटल मतलब इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे एम्बेसी खरीदे बेचे, या यूएसए की गवर्नमेंट यहाँ पे एम्बेसी का प्लॉट खरीदे या बेचे, उन सारे केस में इंक्लूडेड होता है। ये तीनों तरह के कैपिटल इसमें इंक्लूडेड होते हैं। समझ में आया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब जब आप फिजिकल एसेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल एसेट जब बेचते हो, तो वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो सर फिर करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? करंट अकाउंट में इसके अलावा सब कुछ, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, आप सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जितना भी, वो सब कुछ किसमें आएगा, करंट अकाउंट में। क्या सिर्फ गुड्स और सर्विसेज आता है? तो नहीं, इसमें अगर कुछ पेमेंट भी आते हैं, रेमिटेंसेज भी आते हैं। रेमिटेंसेज क्या होता है समझिए, एक तो क्या आएगा इसमें, गुड्स आएंगे, दूसरा क्या आएगा, सर्विसेज आएगा, ये तो एक सेगमेंट हो गया। दूसरा रेमिटेंस, मतलब आप इंडिया में रहते हैं, आपके बड़े भैया हैं जो यूएसए में कमाते हैं, मान लीजिए आप ए हैं, आपके बड़े भाई हैं बी, ये बड़े भैया हैं बी हैं, ये यूएसए में कमाते हैं। अब वो यूएसए से पैसा कमा करके घर बेचते हैं, वो पैसा घर भेजते हैं। क्या इसके बदले में उन्होंने कोई सर्विस ली आपसे? नहीं, वो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फैमिली रिलेशन वो आपको घर पैसा भेज रहे हैं। तो ये यूएसए से पैसा है जिसके बदले में कोई सर्विस नहीं दी गई, वहाँ कोई और कमा रहा है, वो खाली पेमेंट भेजा है। इसको रेमिटेंस पेमेंट कहते हैं, रेमिटेंस ट्रांसफर्स कहते हैं। तो ये पेमेंट भी किस में आएगा, ये पेमेंट भी करंट अकाउंट में गिने जाते हैं। ठीक है। All the payments made for raw material, constructed goods are covered under this account. Few other deliveries that are included in this category are from टूरिज्म से कोई पैसा आएगा, इंजीनियरिंग स्टॉक से, बिजनेस सर्विसेज से, ट्रांसपोर्टेशन से, रॉयल्टी से, लाइसेंस, कॉपीराइट, इन सब से कोई भी पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। इसके अलावा अगर मूवेबल एसेट से, इमूवेबल एसेट से पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। एक बार आप यही दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो 4 डिफरेंस आप और ला करके लिख के बताइएगा। लिखने से होगा कि आपको याद होगा, और मुझे भी पता चलेगा कि आप सीरियसली वीडियोस को देखते हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हमारी इस एफर्ट का जो हम फ्री में दे रहे हैं, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल रहा हूँ, क्लासेस के बाद से टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ, तो उसका कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, ये हमें भी देखने को हेल्प मिलेगी। तो आप ये बताएंगे कैपिटल अकाउंट के एग्जाम्पल, करंट अकाउंट के एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। मर्चेंटाइज, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इसमें आएगा, ट्रैवल का खर्चा इसमें आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट अगर इज नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर, मतलब अगर कैपिटल अकाउंट में कोई चीज़ गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया है, कोई खरीद किया है, और अगर वो कैपिटल अकाउंट में नहीं इंक्लूड हुआ तो कहाँ इंक्लूड होगा, करंट अकाउंट में। और ट्रांसफर पेमेंट जो मैंने आपको बताया, रेमिटेंस है, ट्रांसफर पेमेंट्स है, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी। अब हम बात करेंगे कि डेफिसिट सरप्लस का मतलब क्या होता है बीओपी में, बीओपी इक्विलिब्रियम क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है। देखिए आपके पढ़ने के लिए इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ मैंने लगवा दिया यहाँ पे, जो आप पढ़ सकते हैं। अब आपको समझिए पहले कि है क्या। 4 चीज़ें हैं, एक है इक्विलिब्रियम, एक है डिसइक्विलिब्रियम, ये अलग चीज़ है, और बीओपी में एक है सरप्लस और एक है डेफिसिट। ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, का मतलब ये होता है कि उस देश के एक्सपोर्ट जो है वहाँ के इंपोर्ट से ज़्यादा है। कोई कन्फ्यूजन? मतलब आप 100 रुपये का सामान एक्सपोर्ट करते हो और 10 रुपये का सामान इंपोर्ट करते हो, तो आप सरप्लस में हो, 90 रुपीज़ सरप्लस में हो। और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब होता है जब आपका इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। आप बाहर तो केवल 10 रुपये का सामान बेचते हो, पर वहाँ से मंगाते कितना, 100 रुपये का सामान हो, तो आप 90 रुपये डेफिसिट में हो। सरप्लस और डेफिसिट में बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें मुझे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अगर आप एक बार समझ गए। सरप्लस का मतलब, देखिए सरप्लस का मतलब क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है जब ज़्यादा सामान बच जाए। सरप्लस का मतलब, प्लस का मतलब वैसे ही कुछ ज़्यादा होता है। तो जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो, मतलब आप बाहर वालों को पैसा कम दे रहे हो और वहाँ से पैसा कमा के ज़्यादा ला रहे हो, तो आप फायदे में हो, आप सरप्लस में हो। डेफिसिट का मतलब घाटा होता है, घाटे में आप कब हो, जब आप बाहर से
सामान ज़्यादा मंगा के उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट करते रहो इंपोर्ट के बदले, और खुद एक्सपोर्ट करके पैसा कम ला पा रहे हो अपने देश में, तो इसको डेफिसिट या घाटे की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो फिर सर इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम क्या है? इसमें कुछ नहीं। अगर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है, जितने 10 रुपये का सामान आप बाहर बेचते हो 10 रुपये का ही सामान मंगाते हो, इसको बोला जाता है बीओपी इक्विलिब्रियम, जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इक्विलिब्रियम पे है, बराबरी पे है। और डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, ये दोनों ही सिचुएशन क्या है? मतलब अगर ये दोनों इक्वल ना हो, फिर कुछ भी हो तो उसको डिसइक्विलिब्रियम बोला जाता है। ये चारों टर्म्स समझ में आ गए, क्योंकि इन चारों टर्म्स से यूजीसी नेट कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देगा, सरप्लस बीओपी या डेफिसिट बीओपी या इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग थोड़ा रिव्यू दिया करिए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें, तो हम लोग को थोड़ा पीडीएफ वगैरह बनाने में हेल्प होती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी हमने पढ़ा है, आ डेफिसिट अकर्स व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल देन इट्स एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और वहीं पे सरप्लस कब होगा? सरप्लस तब होगा व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन इट इंपोर्ट्स। ये मैंने बताया आपको। इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर टोटल इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू टोटल आउटफ्लोज, जहाँ पे टोटल इनफ्लो, जितना सामान आया, जितने पैसे का सामान आया उतने ही पैसे का सामान बाहर गया, तो ये क्या हो गया? आपका इक्विलिब्रियम हो गया। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या हुआ? जहाँ पे when the total payments exceed the total receipts leading to either a deficit or a surplus, या तो आप ज़्यादा पेमेंट कर दोगे या ज़्यादा रिसीव कर लोगे, दोनों केस में आप डिसइक्विलिब्रियम पे ही रहोगे। अच्छा, अगर कोई चीज़, देखिए ऐसे समझिए, कोई चीज़ इक्विलिब्रियम पे है, कोई चीज़ बराबर है, तब तो ठीक है। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है तो इसको आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, पर इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप डिसइक्विलिब्रियम पे हो, आप डिसइक्विलिब्रियम पे मतलब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से या इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, इस केस में या तो आप या तो सामने वाला देश, दोनों में से कोई ना कोई करेक्ट करने की कोशिश करेगा कि इसको वापस बराबर पे लाया जाए। कोई भी चीज़ बराबर में अच्छी रहती है। अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप तो खुश हो गए, लेकिन जहाँ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंट्री चाहेगी कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम बैठे, दोनों का बराबर हो जाए, क्योंकि नहीं तो वो घाटे में रहेगी। वैसे ही अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो तो आप सोचोगे कि हम भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, नहीं तो हम घाटे में हैं, है ना। तो उसी घाटे को रिकवर करने के लिए, उस घाटे को रिकवर करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उसको कहा जाता है मेजर्स ऑफ करेक्टिंग बीओपी, जिससे बीओपी को करेक्ट किया जा सके। मॉनेटरी मेजर्स क्या है? डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? आपने अपनी कम का जो कंट्री की करेंसी है उसकी वैल्यू को कम कर दिया। पहले $1 80 रुपये के बराबर थी, तो लोग कम आपके यहाँ से सामान मंगाते थे। देखिए थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है, मुश्किल तो नहीं, लेकिन समझिए, आपको ये समझना, अगर आपने पहले पढ़ाई ढंग से की होगी समझ में आ जाएगा आसानी से। $1 80 रुपये के बराबर है। अब डीवैल्यूएशन का मतलब होता है $1 90 रुपये के बराबर हो। ये खराब तो माना जाता है कि करेंसी की वैल्यू, रुपए की वैल्यू आपकी कम हो गई, रुपए की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, कि $1 90 रुपये के बराबर हो गया। लेकिन एक्सपोर्ट की नज़र से फ़ायदे की माना जाता है। फ़ायदा कैसे माना जाता है? अगर मैं कोई अमेरिकन हूँ तो पहले मैं $1 खर्च करता था तो मुझे क्या 80 रुपये का सामान मिलता था। मतलब अगर मैं पानी की बॉटल लेता था 10 वाली तो मुझे 8 बॉटल्स मिलती थी। अब जैसे ही वैल्यू तुम्हारे रुपीज़ की गिरी तो मुझे $1 में कितनी बॉटल्स मिलती हैं? 9 बॉटल्स मिलती हैं। तो मैं फ़ायदे में हूँ कि नहीं? फ़ायदे में हूँ। अगर मैं फ़ायदे में हूँ तो मैं ज़्यादा सामान मंगाऊंगा। तो मैं ज़्यादा सामान मंगाऊंगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसलिए कई बार कंट्रियाँ जानबूझ के अपने रुपए की कीमत, अपने पैसे की कीमत कम कराती है, उसको डिवैल्यूएशन कहा जाता है। फिर ऐसे ही डिफ्लेशन, एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट जो ऊपर नीचे करते हैं, या डिफ्लेशन का मतलब जैसे इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होती है, वैसे कहीं अगर रेट बढ़ने की जगह रेट घटने लग जाए तब भी लोग वहाँ से सामान ज़्यादा मंगाएंगे। ये सब मॉनेटरी मेजर्स होते हैं। फिर ट्रेड, देखिए पूछेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी मेजर, ट्रेड मेजर और डिमांड मैनेजमेंट में कौन कौन से नाम आते हैं। ट्रेड मेजर में क्या हो सकता है? ट्रेड मेजर में हो सकता है आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्कीम लगा दी कि भाई जितने लोग हमारे यहाँ से ये प्रोडक्ट बनाएंगे जो एक्सपोर्ट होता है उनको हम सब्सिडी देंगे, उनको हम बेनिफिट देंगे। इंपोर्ट कंट्रोल्स, आपने इंपोर्ट महंगा कर दिया कि हम 10% इस पर टैक्स लगाएंगे अगर ये सामान को इंपोर्ट करता है तो। इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन का मतलब जो सामान आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे उसको आपने सब्सिट्यूट कर दिया, उसको आप वहीं बनाए, अपने यहाँ बनाने लगे। आपने उसके लिए कोई लोकल कंपनी बना दी कि आप ये सामान यहीं बन के मिलेगा, तो जाहिर सी बात है जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं अगर वो इंडिया में ही अच्छी क्वालिटी का बनने लगेगा तो उसका इंपोर्ट कम हो जाएगा। ये भी हो जाता है। फिर क्या है? डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? मतलब देखिए सामान बाहर से आ क्यों रहा है? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं। तो आप इन्फ्लेशन को ख़त्म कर दीजिए। लोग, अगर महंगाई की दर ख़त्म हो जाएगी, महंगाई नहीं होगी तो भी लोग, आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जब महंगाई ज़्यादा होती है तो डिमांड भी ज़्यादा होती है, तो इन्फ्लेशन कम होगा तो डिमांड भी धीरे धीरे कम होगी। दूसरा फिस्कल ऑस्टेरिटी, मतलब वही कुल मिला के आप मनी को इस तरह से मैनेज करते हैं कि जो डिमांड है, कि लोग जो सामान मंगा रहे हैं, कि जैसे 100 यूनिट मंगा रहे हैं, अगर लोगों को 100 यूनिट मंगा रहे हैं तो उसकी जगह 10 ही मंगाएं। उस डिमांड को जब आप कम कर देते, क्योंकि डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कम हो जाएगा। ठीक है।
अब बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हो गया, तो फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? क्या ये दोनों अलग है की चीज़ है? तो दोनों अलग चीज़ें हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। अ पॉजिटिव बैलेंस नोन एज ट्रेड सरप्लस अकर्स व्हेन द एक्सपोर्ट्स। अब देखिए, किसी ने ध्यान से पढ़ते वक्त या इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ा होगा, मैं आपको 1 मिनट देता भी हूँ, तो आप इसके बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी बीओपी से अलग हो जाता है। क्या मिसिंग है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट कर दीजिए पहले ही, यहीं इसी वक्त, ताकि आपको पता रहे आपने सही बताया। यहाँ पे सर्विसेज मिसिंग है, फाइनेंशियल पेमेंट्स और रेमिटेंसेज मिसिंग है। मतलब जब केवल टेंजिबल गुड्स की बात होगी, मतलब कितना सामान गुड्स के फॉर्म में हम खरीद बेच रहे हैं, उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, फाइनेंशियल पेमेंट इंक्लूडेड नहीं है, तब वो बैलेंस्ड ऑफ ट्रेड होगा। अगर सर्विसेज और रेमिटेंसेज और फाइनेंशियल पेमेंट सब इंक्लूडेड हैं, तब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। देखिए यहाँ पे केवल गुड्स लिखा है, यहाँ कहीं सर्विस लिखा है? नहीं लिखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए, थैंक यू। यहाँ पे हो गया, आपका स्लाइड खत्म हो गई है। इसके बाद हम अगले लेक्चर पे यूनिट को लगभग इस यूनिट को, यूनिट 1 जो है, इसको हम खत्म कर देंगे, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। फिर आप यूनिट 2 की बात करेंगे या किसी और यूनिट की बात करेंगे। आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा यूनिट चाहिए। एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर मैराथन सेशन ले आऊँ, जो लोग अगस्त का भी बैच दे रहा हूँ, तो इन सारी वीडियोज़ को कंबाइन करके एक मैराथन सेशन बना दूँ। तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा रहेगा अगर ऐसा हम कुछ करते हैं। प्लस एक चैनल है द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल टेलीग्राम पे, उस पर चले जाइए। वहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ है जिससे मैं पढ़ाता हूँ, ये पीडीएफ मैं वहाँ दे देता हूँ, आपको नोट मेकिंग के लिए आसानी रहती है। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल समझ में आता है, हमारी वीडियो समझ में आती है तो हमें अप्रिशिएट करिए। थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।